हेलो जेई एस्पायरेंट्स, जेई मेन 2023 की डेट्स आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा या फिर फिल करने वाले होंगे। तो अब बचा है सिलेबस इतना सारा और उसमें स्ट्रैटेजी क्या बनाए हर सब्जेक्ट की। मैथ्स की स्ट्रैटेजी हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने कि क्या प्लान करें जेई मेन 2023 के लिए। तो बिफोर डिस्कसिंग लेट अस सी द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये पूरा आपका सिलेबस है जेई मेंस का। यहां पर इन चैप्टर लिस्ट में आप ये नोटिस कर सकते हैं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, जिनके नाम, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी तरफ से जो पहली लिस्ट है वो ये है कि जो ग्रीन वाले चैप्टर्स हैं वो हमें पहले करने। जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएं उसके बाद ये ऑरेंज वाले चैप्टर्स आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन होने के बाद आप मैट्रिसेस कर सकते हैं, उसके बाद आप बाइनोमियल कर सकते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स या प्रोबेबिलिटी में से चूज कर सकते हैं। और फिर जब ये सब हो जाए तो उसके बाद वाइट वाले चैप्टर्स आप रिवाइज करेंगे। इस ऑर्डर में करने से आपको एक ऑर्गेनाइज पाथ नजर आएगा, आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में होती हुई नजर आएगी। जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स जरूर से करने हैं क्योंकि इनसे 3 से 4 सवाल आते हैं और वो करना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया, ऐसा सजेशन क्यों दिया हमने, उसका रीजन डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स फ्रॉम 2020 से 2022 कैसा रहा है देखते हैं। 2022 में मैथमेटिक्स में 400 क्वेश्चन पूछे गए 16 शिफ्ट में, 21 में 780 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 26 शिफ्ट में, और 22 में 22 शिफ्ट्स हुई थी और 660 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यह आपका पहला सेक्शन है जो कि 11th अलजेब्रा से एसोसिएटेड है। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में 7 क्वेश्चंस, इसका मतलब यह हुआ फंडामेंटल ऑफ मैथ्स कुछ अलग नहीं है। जो मॉडुलस वाले सवाल होते हैं तो उस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चन 22 शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो 0.32 इज द रेशियो ऑफ 7 and 22। ठीक है, तो ये रेशियो कुछ इस तरह से लिखा गया है कि पर शिफ्ट के हिसाब से। तो इन एवरी शिफ्ट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 16 शिफ्ट हुई थी और 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब एक क्वेश्चन पर शिफ्ट का एवरेज यहां पर आ रहा है इन 2020। तो इस तरह से जब हमने इन सभी का एवरेज लिया, फर्दर इन सभी का एवरेज लिया, तो ये हमारे सामने डेटा आता है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जो ग्रीन वाले चैप्टर्स हैं जिनका मैंने स्कोर यहां पर ग्रीन से किया है, तो ये ग्रीन वाले चैप्टर्स पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद ऑरेंज वाले, उसके बाद व्हाइट वाले। तो केवल ये 2 ग्रीन वाले चैप्टर करने से आपके 2 से 2.5 सवाल तैयार होते हैं। 2.5 का मतलब एग्जैक्टली सवाल का काउंट तो इंटीजर होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन है कि 2 सवाल भी आ सकते हैं और 3 सवाल भी आ सकते हैं इन दोनों टॉपिक से। तो हमारे 2 से 3 सवाल तैयार हो रहे हैं, तो ये सफिशिएंट होगा केवल इन 2 चैप्टर को कंप्लीट करना। कहां से कंप्लीट करना है, बड़ा सिंपल है, डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। सीक्वेंस के 28 क्वेश्चन 2020 से करने हैं, 35 क्वेश्चन 2021 से करने हैं और 38 क्वेश्चन 2022 से करने हैं, और सीक्वेंस हो गया। रिपीट करना है, फिर से इन्हें रिपीट करो। कुछ नया डेटा इस समय क्रूशियल टाइम में करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, रेशियो आइडेंटिटी से लगभग हर दूसरी शिफ्ट, मतलब एक शिफ्ट छोड़कर एक शिफ्ट में यहां पर सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अगर किसी को डिस्कंफर्ट फील होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी में, तो हमने यहां पर इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम पूछे गए हैं, और अगर सवाल आएगा तो शॉर्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसी तरह का डेटा हमारे सामने एनालिसिस में आ जाता है। ब्रेन में उसी तरह की चीजें चलने लग जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कम क्वेश्चन में हमारा काम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अगर आया तो तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी समय मिलने पर कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। अब देखते हैं अगला सेक्शन है हमारा क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा कि इन 4 चैप्टर्स से, ये जो 4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। तो इन्हीं से
मैंने काउंट किया, इन्हीं का एवरेज लिया तो 3 सवाल लगभग तैयार हो रहे हैं। तो मतलब हाइपरबोला हम बाद के लिए छोड़ सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, हाइपरबोला बाद के लिए छोड़ सकते हैं, जब टाइम मिलेगा तब रिवाइज कर लेंगे, लेकिन पहले ये कर सकते हैं। अब दूसरा सेक्शन है जेईई मेंस बेस्ड टॉपिक्स, और ये सारे के सारे करने कंपलसरी हैं क्योंकि इनसे हमारे 3 सवाल के आसपास तैयार होते हैं, 2 से 3 सवाल तैयार होते हैं, जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल और लगभग इजी पार्ट होता है। तो काफ़ी सारे सवाल हमसे होने लायक होते हैं। करना क्या तैयारी के लिए, स्टैटिस्टिक्स के 15 सवाल यहाँ से सॉल्व करने, 20 सवाल यहाँ से और 14 सवाल यहाँ से, और हो गई तैयारी। दैट्स इट, फिनिश करो। इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, इससे ज़्यादा टाइम है भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेंगे। नौ बात करते हैं यहाँ पर 12th के सेक्शन की, जो कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसमें फंक्शन को हमने बाद में करने के लिए सोचा है। पहले हम एओडी तक, आईटीएफ से एओडी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब समय मिलेगा तो फंक्शन कर लेंगे। तो इससे भी हमारे 4 सवाल तैयार हो रहे, जो कि काफ़ी है। और इंटीग्रल कैलकुलस से हम लोग ये 2 चैप्टर्स पहले करेंगे, कंडीशन अप्लाई कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है, जितना भी इनमें यूज होता है उतना अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो पहले ये दोनों चैप्टर करेंगे, उसके बाद समय मिलेगा तब हम जाकर डेफिनेट इंटीग्रेशन को टच करेंगे। मैं मानता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 सवाल 2.5 सवाल आते हैं, लेकिन एक सवाल टफ हो जाता है, कभी कभी एक सवाल आसान हो जाता है, या दोनों सवाल आसान हो जाते हैं, या दोनों टफ हो जाते हैं, डिपेंड करता है बच्चे की प्रैक्टिस कितनी है। तो थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सवाल है, अगर ठीक से प्रैक्टिस करके जाएं, इतने सारे सवाल अगर हम सॉल्व करके जाएं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा, और इसके सहारे हमारा इंडेफिनिट तैयार हो जाता है, इसलिए इंडेफिनिट ऑटोमेटिकली इन 2 चैप्टर से तैयार हो जाता है। तो डबल इफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसलिए पहले ये दोनों करेंगे, उसके बाद ये जब समय मिलेगा, और फिर बहुत समय मिले तो इंडेफिनिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कम सवाल पूछे गए हैं। तो केवल जेईई मेन के सवाल भी करके जाएं इंडेफिनिट में, ये 22 सवाल काफ़ी होंगे, ठीक है। नाउ जो लास्ट सेक्शन है हमारा, वो 12th की अलजेब्रा का सेक्शन है, और इसमें मैंने चूज किए हैं केवल 3 चैप्टर्स, एक डिटर्मिनेंट और वेक्टर और 3D। जब समय मिलेगा तो मैट्रिसेस कर लेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस में एक सवाल आसान आ रहा है और एक सवाल थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लेटर ऑन रखा। लेकिन इनका वेटेज ज़्यादा है तो इनको पहले करने की कोशिश करी, तो 3 से 4 सवाल तैयार हो रहे हैं। तो ये काफ़ी होगा हमारे लिए, ये 3 चैप्टर पहले करने के लिए करने की स्ट्रैटेजी, और उसके बाद समय मिलेगा तो फिर हम मैट्रिसेस कर सकते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले जो ग्रीन मार्क हैं उन्हें ही सॉल्व करना है, और ये सारे क्वेश्चन का टोटल हमारे सामने आ जाता है। अब देखते हैं जो ग्रीन मार्क हमने किए थे, आखिरकार उनसे हमारी तैयारी कितनी हो गई, कितने क्वेश्चन की तैयारी हो गई। 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो 25 अटेम्प्ट करने हैं उनमें 18 सवाल के आसपास हमारे तैयार हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो आधा ही सिलेबस तैयार करा रहे हो। 18 सवाल का मतलब अगर आप 2022 का डेटा अगर सोचें तो 56 मार्क्स पर 99.5 परसेंटाइल के आसपास स्कोर रहा है बच्चों का। इसका मतलब अगर आप हाई एक्यूरेसी से काम करें, कम चैप्टर करके इन्हीं की प्रैक्टिस बार बार करके जाएं, और 18 में से आप 15 सवाल 16 सवाल भी सही कर लेते हैं तो सफिशिएंट होता है। मतलब 10-12 सवाल तो आपको सही करके आने ही आने, तो कम से कम पूरा करने की जगह आप 12 सवाल सही तो करके आए, ये मेरा कहना है। जब आपके अंदर ये कैपेसिटी है 18 सवाल सही करने की, डेफिनेटली जिन लोगों के अंदर है वो लोग ऑरेंज पर जाएं, और जो लोग पूरा करना चाह रहे हैं फिर व्हाइट पर जाएं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कम से कम सब लोग करके जाएं, ये मेरा सजेशन है, ये मेरी विश है कि आप सबके नंबर अच्छे आए। मैं यही दुआ करूंगा, आप लोगों के लिए अच्छी दुआएं निकलती है, इसलिए अच्छा एनालिसिस देना हमारा काम है। तो ये सटीक एनालिसिस हम लोग आपको दे रहे हैं कि ये 18 क्वेश्चन तैयार करके जाने की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करें। पूरा करने के चक्कर में सब कुछ आधा आधा करेंगे तो किसी भी चैप्टर का सवाल आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया और बस ओवरव्यू लेके चले गए और एक अच्छा सवाल आ गया तो हम अटक सकते हैं। तो इसलिए ठीक से पिछले साल के सारे सवाल करके जाना बहुत ज़रूरी है, यही मेरा कहना है। सो एक स्पेशल टिप आप लोगों के लिए, यहां पर सबसे पहली चीज कि जितने भी फॉर्मूले हैं सभी चैप्टर के, वो कोशिश करें रिव्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, पहले ग्रीन, ऑरेंज, देन व्हाइट, इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट,
ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा कि अगर इन चैप्टर से कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, तो बहुत पैनिक नहीं होगा, केवल फॉर्मूला लगाया और आंसर पाया। तो इस तरह से अगर कोई सवाल आता है तो फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन अगर हम करके जाएंगे इन चैप्टर्स की तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैथ्स में यूजुअली ऐसा कम होता है कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल आए, लेकिन जेईई मेन में कम देखा गया। 2022 में और 21 में ऐसा कम देखा गया है फॉर्मूला बेस्ड सवाल। एक आध दो सवाल बाइनोमियल में जरूर आए थे, तो वहां पर वो पार्ट आप देखकर जा सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद आंसर की मैच करते हैं। हमारे कुछ सवाल सही होते हैं, कुछ सवाल गलत होते हैं। जो गलत होते हैं हम उनके सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं अरे यार यहाँ तो सिली मिस्टेक हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगा। अब यहाँ पर बस आपने बोला, मन में बोला, उस क्वेश्चन को दोबारा कागज पे सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गया, वो एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस का मतलब पूरा पूरा पेपर को आपको हाथों से लिख लिख कर 1 घंटा सवा घंटा में सॉल्व करना है, फिर से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करना है, इसे बोलते हैं एनालिसिस। इसी की वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये नहीं करोगे, मार्क्स इंक्रीज होते हुए महसूस नहीं होंगे। तो मॉक टेस्ट का सही से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे, इस चेन को चला के रखेंगे, तब जाके आपको अच्छा फील होगा। एनालिसिस के बाद ही आप अगला टेस्ट दें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो मतलब जैसे आपने पेपर दिया 3 घंटे का, उसके बाद आप वापस 1 घंटे का ब्रेक लें, 2 घंटे का ब्रेक लें, उसके बाद 3 घंटे वापस से इसी पेपर को दोबारा एनालाइज करें, पूरा टाइम डेडिकेट करके। पर सब्जेक्ट कम से कम 1 घंटा तो देना चाहिए एनालिसिस में। करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। वो क्वेश्चंस मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगे, कंसेप्ट्स याद होना शुरू हो जाएंगे, पूरा थ्योरी दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। सो ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, सारे चैप्टर्स तैयार नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, तो ये जो लिस्ट आपको दी गई है इसको फॉलो करें। पहले ग्रीन वाले सेलेक्ट करें, ग्रीन वालों को फिनिश करें, शांति से बैठें, फिर ऑरेंज वाले, फिर वाइट वाले। और सॉल्व करने के लिए केवल डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, इन 3 सालों का। कुछ और करने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा अभी कुछ और कर भी नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं। या फिर जो आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, केवल एक्सपर्ट्स के द्वारा जो दिया जा रहा है उसे ही फॉलो करेंगे। अदरवाइज अपनी तरफ से कोई भी नया इन्वेंशन करने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ भी करने से पहले पूछें कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यही 3 साल लगाने में ही हमारा पूरा समय निकल जाएगा। और अगर हम देखें टोटल कितने क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास पूछे गए, लगभग 780 + 660 और 400, तो ये 1060 + 780 लगभग 1840 क्वेश्चन, लगभग क्या एग्जैक्ट 1840 क्वेश्चन। तो यही हमें एक्सपर्टीज चाहिए, तो इन्हें ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन 20 दिनों में, 25 दिनों में, या आने वाले जितने भी दिन हमारे पास बाकी हैं, आखिरी के 1 महीने की स्ट्रैटेजी के डिस्कस करूं तो ये काफ़ी होंगे मेरे हिसाब से। तो और कुछ करने की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। तो यही मेरा कहना है। सो दैट इज द केस। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है और आपका मन कर रहा है ऑरेंज वाले चैप्टर पे शिफ्ट करने का, कर रहा है ना, कोई बात नहीं, रुको। अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आपने ये 18 क्वेश्चन ढंग से तैयार कर लिए हैं? आपको किसी प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं महसूस हो रही है? अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत महसूस हो रही है, अगर हो रही है, तो आप इन्हें फिर से रिपीट करेंगे ऑरेंज वाले पे शिफ्ट करने से पहले। यहां पर ये बात ध्यान रखना। और जैसे ही रिपीट करेंगे आपका स्पीड एकदम से बढ़ चुका होगा, और रिपीटेशन करने के बाद स्पीड बढ़ चुका होगा, और आपके पास ऑरेंज करने का टाइम अपने आप मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा टाइम। बस स्टार्ट करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो इतना सारा रिपीटेशन करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है वो बड़ा खूबसूरत होगा, और उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ चुकी होगी। सवाल सामने आते ही हमारे पास ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार इस सवाल को कैसे करना था। इतना रिपीटेशन हो चुका है कि डेटा दिमाग में सेट होने शुरू हो गया, कंसेप्ट्स याद होने शुरू हो गए, तो एक तरह से थ्योरी आपने इनडायरेक्टली सवालों के थ्रू रिवाइज कर ली है। ये मेरा कहना है, और आपकी स्पीड भी बढ़ चुकी होगी। तो स्ट्रैटेजी के नाम पर पूरी जो एनालिसिस है जो मैंने बताई है, ये आपके सामने मैंने रखी है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।
एग्ज़ाम अच्छे से दें, अच्छी पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।